खुशामदीद। आज हम कानून की दुनिया में एक दिलचस्प सफ़र पर हैं। पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी 1860 की कुछ बुनियादी सेक्शंस को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हमारी बात होगी पीपीसी के चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस की के सेक्शन 7, 8, 9 और 10 पर। ये देखने में शायद सिंपल लगे, हाँ, सिंपल ही लगती हैं शुरू में। लेकिन असल में ये पूरे कोड को समझने की है, खास तौर पर लॉ स्टूडेंट्स, सीएसएस, पीएमएस वालों के लिए भी और प्रैक्टिशनर्स के लिए भी। राइट। तो हमारा मकसद है इनके पीछे की लॉजिक, इनकी प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस और ये कि भाई 160 साल पुराना कानून आज भी कैसे चल रहा है। और हाँ, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन फाउंडेशनल इंटरप्रिटेशन से और देखते हैं कि ये कानून को कैसे कोहेरेंट बनाती हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 7। पहली सेक्शन, ये एक बुनियादी उसूल है। हम इसे कंसिस्टेंसी रूल कह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी रूल। सीधी सी बात है, अगर पीपीसी ने किसी लफ्ज या एक्सप्रेशन की वजाहत कर दी है तो फिर पूरे कोड में वही मतलब लिया जाएगा, फिक्स हो गया। मतलब कोर्ट या लॉयर ये नहीं कह सकते कि डिक्शनरी में इसका मतलब कुछ और है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पीपीसी में डेफिनेशन मौजूद है तो वही फाइनल है, लेजिस्लेचर की दी हुई डेफिनेशन। इससे कानून में आप कह ले यकसानियत आती है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल शायद डिसऑनेस्टली वाली है जी, जो सेक्शन 24 में है। एग्जैक्टली, क्लासिक एग्जाम्पल है। सेक्शन 24 ये कहती है कि कोई काम डिसऑनेस्टली तब होगा जब मकसद हो किसी को रॉन्गफुल गेन देना या किसी दूसरे को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना। और ये रॉन्गफुल गेन लॉस क्या है, वो भी डिफाइंड है। जी, वो सेक्शन 323 में है। बेसिकली गैर कानूनी तरीके से वो प्रॉपर्टी लेना या देना जिसके आप हकदार नहीं। तो डिसऑनेस्टली के लिए ये स्पेसिफिक इंटेंशन, ये गेन या लॉस वाली जरूरी है। सिर्फ मॉरली गलत होना काफी नहीं है पीपीसी के लिए। तो सेक्शन 7 की वजह से ये डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन फिर हर जगह अप्लाई होगी जहां ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, पूरे पीपीसी में। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे थेफ्ट है, सेक्शन 378। प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये नहीं दिखाना कि चीज हटाई गई है, बल्कि ये भी कि ये डिसऑनेस्टली किया गया, वो रॉन्गफुल गेन लॉस वाली इंटेंशन के साथ, वरना चोरी साबित नहीं होगी। अच्छा, और फिर चीटिंग है, सेक्शन 415। यहां भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी को इंड्यूस करना होता है प्रॉपर्टी देने के लिए, फिर से वही इंटेंशन की बात। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 405 है उसको डिसऑनेस्टली इस्तेमाल करना या गबन करना। हर जगह ये सेक्शन 24 वाली डेफिनेशन सेक्शन 7 के जरिए अप्लाई हो रही है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। मतलब डिफेंस लॉयर ये कह सकता है कि भाई प्रोसिक्यूशन ने शायद एक्ट तो साबित कर दिया, एक्ट इज रियस, लेकिन वो मेंस रिया, वो सेक्शन 24 वाली स्पेसिफिक नियत डिसऑनेस्टली वाली, वो कहाँ है। बिल्कुल, ये एक वैलिड डिफेंस आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि ऑफेंस का एक जरूरी एलिमेंट मिसिंग है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एंड 24। और प्रोसिक्यूशन के लिए प्रोसिक्यूशन को शुरू से ही अपना केस बिल्ड करना होगा इस डेफिनेशन के गिर्द। उन्हें एविडेंस लाना होगा कि अक्यूज की इंटेंशन पीपीसी की डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में फिट होती है, और जजेस को भी अपनी जजमेंट्स में इसका हवाला देना चाहिए कि वो पीपीसी की डेफिनेशंस यूज कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। एग्जाम टिप टाइम। लॉ स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को एनालाइज करें, चोरी, चीटिंग, सीबीटी वगैरह, सेक्शन 7 को याद रखें और सेक्शन 23 और 24 को जरूर क्रॉस रेफरेंस करें। ये लिंक बनाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी टिप है। लीगल टर्म्स में कंसिस्टेंसी कानून को प्रिडिक्टेबल बनाती है, वरना हर कोई अपनी इंटरप्रिटेशन निकालता रहेगा। तो सेक्शन 7 ने अल्फाज को फिक्स कर दिया। अब सेक्शन 8, जेंडर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है ना, 1860 के हिसाब से। हाँ, सेक्शन 8 कहती है कि प्रोनाउन ही और उसके डेरिवेटिव्स जैसे हिज या हिम, ये हर शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। मतलब कानून ने लाइबिलिटी के मामले में जेंडर न्यूट्रल अप्रोच रखी है। तो उन्होंने बस लिखने की आसानी के लिए ही यूज कर लिया, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मर्द नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। अक्सर लोग इसको मिस कर जाते हैं। वो क्या है?
सेक्शन 8 जो हे को जेंडर न्यूट्रल बनाती है वो सिर्फ परपेट्रेटर के लिए है, जुर्म करने वाले के लिए। अगर किसी जुर्म की डेफिनेशन में विक्टिम के लिए मखसूस जेंडर लिखा है, जैसे वुमन, तो वो शर्त अपनी जगह कायम रहेगी। अच्छा, ये वाजे करें, कोई मिसाल? जैसे सेक्शन 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। इसमें तो विक्टिम का वुमन होना शर्त है। बिल्कुल। अब सेक्शन 8 कहती है कि हे जो परपेट्रेटर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, में मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 354 के तहत एक औरत भी मुजरिम हो सकती है, अगर वो किसी दूसरी औरत पर इस नियत से हमला करे कि उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करे। समझ गया। तो परपेट्रेटर तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है सेक्शन 8 की वजह से, लेकिन विक्टिम का वुमन होना जरूरी है क्योंकि सेक्शन 354 ने खुद कह दिया। एग्जैक्टली सेक्शन 8 लायबिलिटी में बायस खत्म करती है, लेकिन ऑफेंस की स्पेसिफिक डेफिनेशन को चेंज नहीं करती। ये बहुत अहम न्यूआंस है। वाकई। और अगर आज के ज़माने में देखें, जब जेंडर आइडेंटिटी की बात होती है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट भी है। हाँ, देखें, जब सेक्शन 8 लिखी गई, लव्स थे मेल और फीमेल। आज अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट भी है। अभी तक पीपीसी का टेक्स्ट तो मेल और फीमेल पर ही है, लेकिन सेक्शन 8 का जो कोर प्रिंसिपल है कि ये सब पर अप्लाई होता है जब तक कॉन्टेक्स्ट मना ना करे, वो इंटरप्रिटेशन में रेलेवेंट रहता है। इस पर कोर्ट्स की मजीद इंटरप्रिटेशन शायद वक्त के साथ आए। इंटरेस्टिंग। तो ये जेंडर वाला पहलू था। अब आते हैं सेक्शन 9 पर, नंबर्स की बात। वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल, ये भी सिंपल लगता है। सेक्शन 9 बेसिकली ग्रामर का रूल लॉ में लाती है कि वाहिद के अल्फाज में जमा शामिल है और जमा के अल्फाज में वाहिद शामिल है, मगर एक शर्त है, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी रूल कह सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा, प्रैक्टिकल यूज क्या है? इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज है। ये कानून को अप्लाई करने में आसानी पैदा करता है। मिसाल के तौर पर सेक्शन 34 को लें, कॉमन इंटेंशन वाली सेक्शन, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स, ग्रुप लायबिलिटी। हाँ, तो अगर फर्ज करें मर्डर की डेफिनेशन में सेक्शन 300 या 302 में लफ्ज है हूएवर कमिट्स मर्डर, ये तो सिंगुलर है। अगर सेक्शन 9 ना होती तो कोई कह सकता था कि ये तो सिर्फ एक बंदे पर लगती है, ग्रुप पर नहीं। बिल्कुल, ऐसा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट आ सकता था, लेकिन सेक्शन 9 की वजह से हुएवर को सिंगुलर भी पढ़ा जा सकता है और प्लूरल भी। इसलिए अगर 5 लोग मिलकर कॉमन इंटेंशन S34 से कत्ल करते हैं, तो वो हुएवर कमिट्स मर्डर वाली लैंग्वेज उन सब पर सेक्शन 9 की वजह से लग सकती है। लेकिन वो एक्सेप्शन भी है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अगर किसी जुर्म की डेफिनेशन ही ऐसी है कि वो जाहिर है एक से ज्यादा लोगों के बगैर हो ही नहीं सकता, तो वहां सेक्शन 9 का ये सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट मना कर रहा है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A। हाँ, कॉन्स्पिरेसी दो होती ही 2 या 2 से ज्यादा लोगों में है। अकेला बंदा क्या कॉन्स्पिरेसी करेगा? बिल्कुल, तो सेक्शन 120B का कॉन्टेक्स्ट ही चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ हुएवर का मतलब मल्टीपल लोग हैं, यहाँ सिंगुलर अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह अनलॉफुल असेंबली है, सेक्शन 141, उसके लिए भी कम से कम 5 लोग चाहिए, तो कॉन्टेक्स्ट वाज़े है। तो सेक्शन 9 का मकसद बेसिकली टेक्निकल लूप्स होल्स बंद करना है, जो सिर्फ ग्रामर की बुनियाद पर बन सकते हैं, और कानून को उसकी असल रूह के मुताबिक अप्लाई करना। एग्जैक्टली। एग्जाम टिप, स्टूडेंट्स हमेशा देखें कि क्या ऑफेंस का कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 9 के जनरल रूल को रोक रहा है। कंस्पिरेसी, डकैती, अनलॉफुल असेंबली, इनमें इनहेरेंटली मल्टीपल लोग चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। सेक्शन 9 नंबर्स के लिए। आखिरी सेक्शन आज की, सेक्शन 10, ये मैन और वुमन को डिफाइन करती है, लेकिन इसमें भी कोई ट्विस्ट है। आपने कहा था, खासकर बच्चों के हवाले से। सीधी बात करती है। लव्स मैन का मतलब है किसी भी उम्र का मेल ह्यूमन बीइंग, और वुमन का मतलब है किसी भी उम्र की फीमेल ह्यूमन बीइंग। ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, एज न्यूट्रल। सिंपल। तो फिर ट्विस्ट कहाँ है?
ट्विस्ट ये है, और ये बहुत अहम फर्क है, क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। सेक्शन 10 सिर्फ ये बताती है कि हु समवन इज, उनकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी क्या है, मेल या फीमेल, चाहे 2 साल का हो या 80 साल का। लेकिन सेक्शन 10 बिल्कुल ये डिसाइड नहीं करती कि वो शख्स क्रिमिनली लायबल है या नहीं। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी वो चैप्टर 4 के तहत तय होती है, खास तौर पर सेक्शन 82 और 83 से जब बच्चों की बात हो। अच्छा, इसको तोड़ के समझाइए। एक 6 साल का बच्चा है, लड़का। सेक्शन 10 कहती है वो मैन है, ठीक? अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो नॉर्मल हालात में जुर्म है, तो उसकी लायबिलिटी का क्या होगा? उसकी लायबिलिटी 0 होगी, कुछ नहीं, क्योंकि सेक्शन 82 वाज़ेह तौर पर कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे का किया हुआ कोई भी काम जुर्म नहीं है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। तो देखा, सेक्शन 10 ने उसे मैन कहा, लेकिन सेक्शन 82 ने उसे लायबिलिटी से बचा लिया। सेक्शन 6 की इलस्ट्रेशन ए भी यही बात समझाती है। और अगर 10 साल की लड़की है? सेक्शन 10 के मुताबिक वो वुमन है, अगर वो कोई जुर्म करती है। तो फिर सेक्शन 83 देखी जाएगी कि क्या उस वक्त उस लड़की में इतनी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी कि वो अपने काम की नेचर और उसके नताइज को समझ सके। अगर नहीं थी तो वो भी लायबल नहीं होगी, और अगर समझ थी तो फिर वो लायबल हो सकती है। तो यहाँ लायबिलिटी उम्र से ज्यादा मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, 7 से 12 साल के दरमियान। तो ये अलग-अलग क्यों रखा? सेक्शन 10 में ही एज लिमिट क्यों नहीं डाल दी, या सेक्शन 82, 83 में ही मैन वुमन डिफाइन कर देते? इसके 2 बुनियादी मकसद हैं, और ये पीपीसी के डिजाइन की खूबी है। क्या हैं वो? पहला, बच्चों का बतौर विक्टिम तहफ़्फ़ुज़। अगर सेक्शन 10 एज इंक्लूसिव ना होती तो डिफेंस ये लिया जा सकता था कि जी ये तो छोटी बच्ची है, ये वुमेन की डेफिनेशन में नहीं आती, इसलिए सेक्शन 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन इस पर नहीं लगता। सेक्शन 10 इस दलील को खत्म करती है। विक्टिम की प्रोटेक्शन है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है चाइल्ड ऑफेंडर्स का तहफ़्फ़ुज़। सेक्शन 82 और 83 ये यकीनी बनाते हैं कि बच्चों को उनकी नापुख्तगी सी वजह से क्रिमिनल सिस्टम की पूरी सख्ती का सामना ना करना पड़े। उन्हें उनकी उम्र और ज़हनी सलाहियत के मुताबिक रियायत मिलती है। राइट, तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। विक्टिम को भी प्रोटेक्शन और ऑफेंडर की एज और मैच्योरिटी का भी ख्याल। तो की टेक अवे ये है कि सेक्शन 10 को हमेशा चैप्टर 4, खासकर सेक्शन 82 और 83 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, सेक्शन 10 आइडेंटिटी बताती है, चैप्टर 4 लायबिलिटी। दोनों अलग-अलग काम कर रहे हैं। चलें, अब इन चारों सेक्शंस 7, 8, 9, 10 की प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। एडवोकेसी टिप्स, लॉयर्स, जजेस इनको कैसे यूज कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स हैं। डिफेंस लॉयर्स, अगर प्रोसिक्यूशन मेंस रिया को पीपीसी की डेफिनेशन के मुताबिक, जैसे सेक्शन 24 वाली डिसऑनेस्टली, साबित नहीं कर पा रहा, तो सेक्शन 7 का हवाला देकर चैलेंज करें, कहें कि जुर्म का बुनियादी जुज मिसिंग है। प्रोसिक्यूशन शुरू से वाज़ह करें कि अक्यूज्ड का एक्ट और इंटेंशन सेक्शन 7 के तहत पीपीसी की डेफिनेशंस पर पूरा उतरता है। एविडेंस को डेफिनेशन से लिंक करें। जजेस अपने फैसलों में इन इंटरप्रिटेटिव रूल्स S7 से S10 का जिक्र करें। इससे फैसला ज़्यादा क्लियर और लीगली स्ट्रॉन्ग बनता है। पता चलता है कि पीपीसी के फ्रेमवर्क को फॉलो किया गया है। और आज के दौर में कोई चैलेंजेस हैं इन पुराने उसूलों के लिए? कानून तो 1860 का है। हाँ, कुछ एरियाज में बहस है या चैलेंजेस हैं। डिजिटल क्राइम्स, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी को कोपोरियल प्रॉपर्टी कहती है, जिसे टच कर सकें। अब सवाल है कि डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, डेटा, सॉफ्टवेयर, क्या ये सेक्शन 378 थेफ्ट या 405 सीबीटी में आ सकते हैं? इस पर डिस्कशन है। नए कानून जैसे पेका तो हैं, लेकिन पीपीसी की अपनी इंटरप्रिटेशन एक मुद्दा है। जेंडर आइडेंटिटी, जैसे हमने बात की, सेक्शन 8 मेल और फीमेल कहती है। आज जेंडर आइडेंटिटी की समझ ज़्यादा वसी है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन पीपीसी में कैसे इवॉल्व करती है, ये देखना होगा। जुवेनाइल जस्टिस, पाकिस्तान का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट भी मौजूद है। सेक्शन 10 और 820, 823 का उस नए कानून के साथ क्या ताल्लुक बनता है, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है, एज डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ये सब अहम प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं।
ये सब वाकई अहम पॉइंट्स हैं। तो अगर हम आज की पूरी बात को समराइज करें, हमने पीपीसी के 4 बुनियादी सुतून देखे चैप्टर 2 से। जी। सेक्शन 7 कंसिस्टेंसी, एक डेफिनेशन, एक मतलब पूरे कोड में, नो कंफ्यूजन। बिल्कुल। सेक्शन 8 इंक्लूसिविटी, ही में मेल फीमेल दोनों शामिल परपेट्रेटर के लिए, लेकिन विक्टिम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अपनी जगह। राइट। सेक्शन 9 फ्लेक्सिबिलिटी, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर, जब तक कॉन्टेक्स्ट मना ना करें, टेक्निकलिटीज से बचाओ। ठीक। सेक्शन 10 क्लैरिटी विद अ डिस्टिंक्शन, मैन वुमन की डेफिनेशन उम्र से बालातर है आइडेंटिटी के लिए, लेकिन लाइबिलिटी चैप्टर 4 SA 283 डिसाइड करेगा बच्चों के लिए। एक्सीलेंट समरी। ये चारों उसूल मिलकर दिखाते हैं कि 1860 में भी कितना सोच समझकर लॉजिकली ये कानून बनाया गया था। ये प्रिंसिपल्स कानून को वर्केबल बनाते हैं, लूप होल्स कम करते हैं और इंसाफ पर फोकस रखते हैं। चैप्टर 2 वाकई पीपीसी को समझने की चाबी है। आज के लिए एक आखिरी सवाल सोचने के लिए। सेक्शन 6 कहती है कि पीपीसी में हर जुर्म की डेफिनेशन और हर सजा चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस के ताबे हैं। हमने सेक्शन 8 to 83 की बात की, लेकिन इस सेक्शन 6 के रूल का असर उन जुर्मों पर क्या होगा जहां नियत या इल्म अहम है? अगर हम चैप्टर 4 की दूसरी एक्सेप्शंस को भी देखें, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट S76-79 या एक्सीडेंट S80, मतलब जनरल एक्सेप्शंस का साया कितना गहरा है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ऑफेंस डेफिनेशंस और पूरे चैप्टर 4 का इंटरैक्शन वाकई कानूनी जहनों के लिए सोचने की बात है। इस गहरे जायजे में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। उम्मीद है इस गुफ्तगू से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कानून को समझने का सफर जारी रखें। खुदा हाफिज।